रेहाना और रवि की शादी के बाद रवि के पास कुछ नहीं था। रेहाना, तुमने मुझसे शादी करके एहसान किया है। मुझसे ज्यादा तो तुम कमाती हो। अरे तो क्या हुआ, एक दिन आएगा रवि कि तुम खूब पैसा कमाओगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रवि और रेहाना खुद को स्टैंड करने के लिए पूरी मेहनत करते। रेहाना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी करके घर चलाती हूँ, तुम बिजनेस सेट करने की कोशिश करो। एक दिन रेहाना, तुम जानती हो, मैंने जो विज्ञापन बनाने वाली कंपनी खोली थी ना, उसे बड़ी ब्रांड का ऑफर आया है। अब हम लोगों के दिन ब्यारे न्यारे हो गए हैं। मैं जानती थी रवि कि एक दिन तुम सेटल हो जाओगे। रवि का काम अच्छा चल जाता है। एक दिन वो रेहाना से कहता है, रेहाना, अब हम लोगों का बच्चा भी हो गया है। बहुत छोटा है वो। उसका ख्याल कैसे रखेंगे हम? कैसे क्या, मैं गांव से माँ को लेकर आ जाती हूँ। नौकरी से हाफ डे ले लिया करूंगी। अभी तो वो छोटा है, स्कूल जाने तक मैं मैनेज कर लूंगी। देखो रेहाना, मैं अब अच्छा कमा रहा हूँ। तुमको नौकरी करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी लगी लगाई नौकरी कैसे छोड़ दूं? और मैंने तो सुना है हम लोगों को कुछ ही महीनों में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में कितना कमा लोगी? उतने में तो मैं ड्राइवर रख लूंगा। रेहाना को रवि की बात का थोड़ा बुरा तो लगता है। कम से कम मेरी नौकरी की इतनी बेइज्जती मत करो। भूल गए, इसी नौकरी के बदौलत तुमने अपना बिजनेस खड़ा किया है। अरे वो तो मैं किसी के भरोसे भी कर लेता। देखो, अपने बच्चे को संभालो, घर का काम करो। अब बाहर जाती तुम अच्छी नहीं लगती हो। रेहाना रवि के कहने पर नौकरी तो छोड़ देती है, लेकिन अब बड़े से घर में उसकी कीमत किसी नौकर से कम नहीं होती। एक दिन रवि का दोस्त आता है। भाभी, हम लोग तो आपको तब से जानते हैं जब से आप लोग शादी होकर इस शहर में आए थे। आपकी बदौलत ही सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। ये किस्मत तो आप ही की है भाभी। हाँ हाँ भाई, हमारी मेहनत तो कुछ है ही नहीं। अरे होगी, लेकिन भाभी की किस्मत के आगे कुछ नहीं। दोस्त वहां से चला जाता है, लेकिन रवि का गुस्सा सातवें आसमान में होता है। देखा कैसे बोल रहा था? अरे बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है ये। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रशांत भैया तो बहुत अच्छे इंसान है रवि। कैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। अरे था पैसा तो साथ दिया, नहीं तो कौन पूछता है? रवि का व्यवहार पैसा आते ही अलग हो गया। वो बंदे को बंदा नहीं समझता। घमंड से घिरे रवि ने तो एक दिन हद ही कर दी। रेहाना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो रवि? क्या कहना चाहते हो? और क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ? देखो, मुझे कोई और पसंद है, और उसने साथ रहने पर बस यही शर्त रखी है कि मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। रेहाना, जो कि एक स्वावलंबी महिला थी, उसने बिना देर किए रवि को कह दिया, कोई इश्यू नहीं, मुझे पैकिंग में 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 4 दिन के लिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, मैं घर से निकलूंगी तो बता दूंगी। रवि घर छोड़कर चला जाता है। रेहाना को दुख होता है, वो रोती है, लेकिन व्यवहार से स्ट्रांग रेहाना को पति के वापस आने का और उसे सबक सिखाने का पूरा भरोसा था। फिर एक दिन, अरे शुशिका, कब शादी करोगी तुम मुझसे? यार मैंने तो सोचा था तुम शादी से पहले मुझे विदेश लेकर जाओगे, महंगी कार दिलाओगे। अरे सब दिला दूंगा, लेकिन पहले मुझसे शादी तो कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और लोगों से अपनी शादी की बात करूंगी। अरे शुशिका, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? अब तो शादी ही होने वाली है हम लोगों की। शुशिका रवि को छोड़कर चली जाती है। रवि घर आता है, जहां रेहाना को ना पाकर उसे सब अजीब लगता है। घर तो रेहाना के बिना कुछ नहीं है। बच्चे की याद भी आ रही है। चलो एक वीडियो कॉल कर लेता हूँ। रवि रेहाना को वीडियो कॉल करता है, लेकिन रेहाना फोन नहीं उठाती। रात को सोते वक्त
मन कर रहा है मुन्ने को गले लगा लूं। चलो कोई ना, शुशिका से शादी के बाद मेरे और भी बच्चे होंगे। अगले दिन रवि ऑफिस जाता है, जहां टीना खड़ी होती है। सर, आपने अपने नए ऐड के लिए मॉडल की रिक्वायरमेंट डाली थी ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। रवि टीना को देखकर खुश हो जाता है। अब शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं सर, बस अच्छा सा हैंडसम और अमीर लड़का देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा। रवि के दिमाग से तो टीना को देखकर शुशिका का ख्याल भी खत्म हो जाता है। अरे यार, ये लड़की मिल जाए कितनी सुंदर है। शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है। अब क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे मिलकर तुम्हारी ये खोज खत्म हो गई है? आप तो 2 बच्चों की पापा लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन बीवी को किसी और से प्यार था, मुझे छोड़कर चली गई। खैर, टीना की दोस्ती रवि से हो जाती है, लेकिन 1 महीने बाद शुशिका रवि के पास वापस आती है। मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले से शादीशुदा हो, और हाँ, शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको मेरे नाम करनी होगी। अरे पागल, अब मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। भला ऐसी लालची औरत से कौन शादी करेगा? तभी वहां टीना आ जाती है। रवि, ये पागल सी औरत कौन है? देखो, तुमने ही कह दिया ना पागल, तो पागल ही है। पता नहीं कौन है, कह रही है शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बोल तो सही रही है। वैसे तुम जानती हो, मेरी एक सहेली है, उसके पति ने उसे पैसा आते ही छोड़ दिया, जबकि उसको खड़ा करने वाली ही मेरी सहेली थी। और मुझे भी भरोसा नहीं है। अगर मैं भी तुमसे शादी करूंगी तो तभी जब तुम मेरे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दोगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर दूंगा। रवि और टीना की शादी की तारीख तय हो जाती है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां टीना आती नहीं। रवि टीना को मैसेज करता है। कहाँ हो? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया। रवि को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सारा डेकोरेशन तोड़ रहा होता है कि वहां रेहाना आ जाती है। सर, क्या हो गया? क्या डेकोरेशन पसंद नहीं आई आपको? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ की डेकोरेटर हूँ। क्या आपको पसंद नहीं आई यहाँ की सजावट? रवि दौड़कर रेहाना के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो रेहाना। रवि रेहाना के गले लग जाता है और रेहाना टीना को थैंक्स का मैसेज करती है। सीने वाली बहू। हाय रब्बा, अरे नास पीटी, पसीने बहा बहा के पूरे घर में पसीने की बाढ़ को बुलावा दिया है तूने। अरे तो मैं क्या करूं माँ जी, आप ही बताओ। अरे भगवान से गुहार लगाओ के उठा ले मुझे। ये कहानी है अक्षरा की, जिसे शादी के पहले से बहुत पसीना आता है, फिर चाहे वो गर्मी हो या बरसात हो या फिर ठंड हो, शादी तो जैसे तैसे हो जाती है। अक्षरा के पति रणवीर को ये बात पता नहीं होती कि अक्षरा को इतना ज्यादा पसीना आता है, और ना ही उसकी सास कौशल्या और ससुर ब्रिजमोहन को पता था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ही दिनों में अक्षरा के पसीने से सभी को काफी दिक्कत होने लगती है। तो चलिए होते हैं रूबरू इस पसीने वाली बहू से। बहू, अरे ओ अक्षरा बहू, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, बोलिए। अक्षरा पसीने से लदी हुई थी और उससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, जिससे सभी अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं। हाय रब्बा, इतनी गंदी बदबू तो गटर की भी नहीं आती। सीरियसली यार अक्षरा, तुम्हारे पसीने की बदबू दूर दूर तक आ रही है। तो मैं किसी बर्फीले इग्लू में बैठकर खाना नहीं बना रही हूँ। इतनी गर्मी है, 2 मिनट गैस के सामने खड़े रहो तो पूरा पसीने से नहा लेते हो आप। इतनी भयंकर गर्मी है, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो लगा लो ना रसोई में भी एसी। हाँ हाँ, लगा लेते हैं। वैसे भी तेरे मायके वालों ने हमें ट्रक भर के नोटों की गड्डी जो दी है, हैं? क्या बात करती है?
मैं भी चूल्हा चौका कर चुकी हूँ, लेकिन इतना पसीना मुझे तो कभी नहीं आया। ऐसे ही एक दिन कौशल्या देखती है कि खाना बनाते समय अक्षरा के माथे का पसीना टपक कर कढ़ाई में गिर रहा है। हाय रब्बा, अरे करम जलियों की महारानी, ये देख, देखिए तेरे पसीने की टंकी का लीकेज बह के अब हमारे खाने में भी टपक रहा है। अब अपना खारा पानी तू नमक के तौर पर इस्तेमाल करेगी क्या हमारे खाने में? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। और रही बात पसीने की टपकने की, तो इसी बहाने ये घट्टे की सब्जी ना और भी नमकीन और स्वादिष्ट हो जाएगी मेरे पसीने की मिलावट से। छी 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 छी, मैं जा रही हूँ बाथरूम, क्योंकि मुझे तो तेरी बातों को सुनकर और ये खाना देखकर ही उल्टी आ रही है। आज तो कुछ नहीं पकाएगी। आज हम तीनों तुझे छोड़कर बसंत भोजनालय चले जाएंगे। तू अकेले ही चखते बैठ अपने पसीने से भरे हुए ये व्यंजन। अगले दिन जब रणवीर दफ्तर से घर आता है, तभी वो अपने कमरे में अक्षरा से कहता है, अक्षरा, कल बॉस की वाइफ का बर्थडे है, इसलिए उन्होंने हमें खास न्योता दिया है, तो तुम और मैं कल पार्टी में जाएंगे। मैं ब्लैक कोट पहनूंगा, तो तुम ब्लैक साड़ी पहन लो। ओके पति जी, और कोई आदेश? नहीं, आदेश नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। वैसे तो पार्टी में एसी होगी, लेकिन फिर भी ना, तुम पूरी परफ्यूम की बोतल को अपने ऊपर छिड़क के ही चलना। एक क्या, मैं तो कहता हूँ 5 चाय बोतल को छिड़क लो ना, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे पसीने की बदबू को सूंघ लिया ना, तो फालतू में सीन क्रिएट हो जाएगा वहां पर, ठीक है? मुंह टेढ़ा करके अक्षरा जवाब देती है, ठीक है, लगा लूंगी, खुश। अगले दिन पार्टी के लिए अक्षरा सच में 5 परफ्यूम की बोतल को अपने ऊपर छिड़क कर सज धज के रणवीर के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में एसी थी, इसलिए पहले के 15 से 20 मिनट तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से जो अक्षरा को पसीने छूटने शुरू हुए कि बस वो पसीने से भीग कर गीली होती ही जा रही थी, और उसकी बहुत गंदी बदबू भी आने लगी, जिसको सुनकर पार्टी के गेस्ट आपस में बात करने लगे। अरे ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? शायद किसी की जुराबों की गंदी बदबू है ये। जुराबे नहीं, मामला कुछ और ही है जनाब। इतनी बड़ी 5 स्टार पार्टी में पता नहीं कहाँ से घुस गया कोई गटर का कीड़ा। तभी रणवीर अक्षरा को धीरे से कहता है, तुम्हें कहो तो ना, परफ्यूम, पाउडर और साबुन से 10 बार नहाना। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पसीने छूटते ही हैं, चाहे कितना भी कुछ भी कर लूं। और उनकी ये बात बगल में खड़ी एक बूढ़ी औरत सुन लेती है और वो बवाल मचा देती है। अरे बाप रे, ये गंदी महक तो यहाँ से आ रही है। रणवीर की बीवी से देखो तो पूरे कपड़े भीग गए इसके पसीने से। सभी रणवीर और अक्षरा पर बहुत हंसते हैं। रणवीर घर जाने के बाद अक्षरा को खूब डांटता है, मिला देना पानी में मेरी पूरी मेहनत से कमाई हुई इज्जत। अरे अक्षरा बहू, किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो पसीने का झरना बहता ही रहता है तुम्हारे बदन से 12 महीने और 2400 घंटे नॉन स्टॉप। अरे अभी तो इस कलमुहे के कलेजे को ठंडक पड़ी होगी। लोगों के कुंडली में मार्केश दोष होता है, लेकिन हमारी बहू की कुंडली में पसीना दोष है। अक्षरा को अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और अपने पसीने बहने को अपनी गलती मानकर चुप रह जाती है। दिन बीतते जाते हैं, गर्मी का प्रकोप बढ़ते जाता है और अक्षरा के लिए गर्मी और भी बड़ी मुसीबत बन जाती है। उसे पसीने से पूरे हाथ, पांव, गले, चेहरे और बदन पर घमौरियां आ जाती है, जिसके कारण उसे खूब जलन महसूस होती है। बहुत जलन हो रही है। माँ जी ने एसी का रिमोट भी छुपा के रखा है, इसलिए ताकि मैं एसी ना लगाऊं और बिजली का बिल बच जाए। मम्मी जी, बहुत आग लग रही है। अक्षरा जाकर बाल्टी भर पानी अपने आप पर डाल देती है, तब जाके उसे थोड़ी सी राहत मिलती है।
अक्षरा के पसीने से तंग आकर कौशल्या अब दिन रात घर में अगरबत्ती और अरोमा कैंडल जलाती। अच्छा हुआ जो रणवीर ने ये खुशबू वाली मोमबत्तियां ला कर दी, इनसे हर जगह अच्छी महक आ रही है। हाँ कौशल्या, बड़ी अच्छी सुगंध है, अगरबत्ती और मोमबत्ती दोनों की भी। लेकिन तभी वहां पर बाजार से सामान लाकर पसीने से लदी हुई अक्षरा आ जाती है और उसके पूरे बदन से बदबू आ रही थी और बाल तो पूरे पसीने से भीग गए थे और फर्श पर पसीने की बूंदें भी टपक रही थी। और ये बदबू इतनी तेज होती है कि मोमबत्ती और अगरबत्ती की महक को फेल कर देती है। हाय रब्बा, आ गई करम जली। इसके बदन के पसीने ने तो इतनी महंगी सुगंध वाली मोमबत्ती और अगरबत्ती के खुशबू के दांत भी खट्टे कर दिए। बाहर इतनी भीषण गर्मी है मम्मी जी, ऐसा लग रहा है मानो हम किसी ओवन में बंद हो गए हो और केक की तरह बेक हो रहे हो। उफ। दिन ब दिन अक्षरा का पसीना दुश्वार कर देता है सबका जीना। कभी वो सोते समय पूरे बेड के साथ साथ साइड में रखे हुए रणवीर की इम्पोर्टेंट फाइल्स को अपने पसीने से भिगा देती, तो कभी वो गर्मी से अपने बालों में हुए जुओं को गलती से खाने में मिला देती। हाय रब्बा, आज तो हद ही हो गई, खाने में जुए। अक्षरा बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब तुम सीधा अपना बैग पैक करो और अपने मायके शिफ्ट हो जाओ। बिल्कुल सही कह रहा है रणवीर, हमें नहीं चाहिए ऐसी पसीने वाली बहू। अक्षरा रोने लगती है और कहती है, ठीक है मैं चली जाती हूँ, फिर कभी इस घर की दहलीज पार नहीं करूंगी, बाय। अक्षरा रोंदी सूरत लिए घर से निकल जाती है। शाम में जब रणवीर अक्षरा के मायके फोन लगाता है तब उसे पता चलता है कि अक्षरा तो अब तक घर गई ही नहीं। इस बात को सुनकर रणवीर, कौशल्या और ब्रिजमोहन तीनों डर जाते हैं और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। हायो रब्बा, अब कहाँ ढूंढे हम अक्षरा बहू को। मुझे एक जगह पता है मम्मी, जब भी अक्षरा का मूड ऑफ होता है तो वो वहीं पर जाकर बैठती है। रणवीर, कौशल्या और ब्रिजमोहन तीनों एक नदी के किनारे जाते हैं जहां रात के अंधेरे में अक्षरा नदी की साइड की बेंच पर बैठे हुए बिलख बिलख कर रो रही थी। रणवीर तुरंत जाकर अक्षरा के गले लग जाता है और उससे तीनों माफी मांगते हैं। अक्षरा, हमें माफ कर दो, तुम्हें पसीना आना नेचुरल है, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं करती हो ये, और हमने तुम्हें गुस्से में क्या क्या नहीं कहा। हाँ अक्षरा बहू, प्लीज माफ कर दे बेटा। तेरे इस पसीने को ना मैं यूं मिनटों में चुटकी बजाकर आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों से भगा दूंगी, तू देखना बेटा। हाँ, और अगर उससे भी ना होए तो मेरे पहचान में मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, तुम्हारे इस पसीने की तकलीफ का हम सब मिलकर डट कर सामना करेंगे। थैंक यू, देर से ही सही आप लोगों को मेरा दर्द समझ में तो आया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे ससुराल वाले मिले। इस तरह ससुराल वाले आयुर्वेदिक उपायों से अक्षरा के पसीने की तकलीफ को मिटा देते हैं और अब उसे मामूली पसीना ही आता है और वो एक सुखी और चैन भरी जिंदगी बिताने लगती है।